आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन है। इस पहला चैप्टर हम लोग जैसे नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें चैप्टर में ही दिया हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब जो समीकरण होगा उसमें दो चर होगा, जैसे एक्स वाई जेड, कोई भी अंग्रेजी का जो लेटर होता है वो चर होता है, तो दो चर होना चाहिए। और समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण का जो होगा उसको हल हम लोग निकालेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो प्रश्नावली 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। जिसमें दिया हुआ है एक में जब x = 1 तो y का मान निकालना है, दूसरा में है y = 5 तो x का मान निकालना है। इसमें x और y का मान, जैसे x में दिया हुआ है एक में, दूसरा में दिया हुआ y का मान, तो y फर्स्ट में y का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसमें दिए हुए है x बराबर दिए हुए है 1 और y का मान निकालना है, y बराबर क्या होगा सो निकालना है। अब क्वेश्चन है 3x - 2y समीकरण है, x 2y + 1 = 0, इतना दिया हुआ है। इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, इसी में y का मान निकालना है। तो 3x है तो 3 गुने 1 करेंगे -2y प्लस में है 1 है, यहाँ 1 है बराबर 0। इसको हल कर देंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2y + 1 = 0। ये +1 है और 3 है तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरे तरफ अगर इसको ले जाते हैं तो हो जाएगा 4, इधर जो है इसको माइनस वाला को पहले उधर ले जाएंगे, टोटल हो गया 4, और माइनस वाला y वाला को इधर ले जाएंगे तो इधर हो गया 4 बराबर माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में 2y। अभी 2y है, y छोड़ देंगे तो y/4 2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ये गुना में वाला जो बराबर के इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4/2। जैसे लिख सकते हैं इसको इधर के इस साइड में कर देते हैं तो 4/2 हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा 2। यही खाली जगह में y का मान निकलना था, इसको आंसर में हम लोग 2 लिख देंगे। इसका आंसर हो गया 2, एक का पहला का हो गया आंसर 2। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरा में निकालना है x का मान, सेकेंड जो है एक का दूसरा है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें सेम क्वेश्चन तो वही है, इसमें समीकरण सेम है 3x - 2y + 1 = 0। इसमें y का मान दिया हुआ है तो इसमें लिख देंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो y बराबर दिए हुए है 5, y बराबर दिया हुआ है 5, तो इसमें 3x - 2 गुने 5 + 1 = 0। अब इसको 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 3x - 10 + 1 = 0। अब इसमें -1 है, +1 है तो -9 बच गया, -9 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 9/3, गुना वाला बटा में आएगा तो 3 हो गया। x का मान यहाँ निकल गया। दूसरा में हमको x का मान निकालना था, y का मान दिया हुआ था 5, x बराबर, तो खाली जगह में आंसर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3, आंसर भरा जाएगा। दूसरा में एक का दूसरा नंबर में 3 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का देखना है। 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ निम्नलिखित में सही गलत कथन को पहचाने, सही गलत को पहचानना है। समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल x = 3 y = 4 है, x = 3 और y = 4 है। इस समीकरण को पहचानना है जो सही है कि गलती है। ये क्वेश्चन है 2 का पहला।
समीकरण है 5x - 2y बराबर 7, इतना दिया हुआ है। जहाँ x बराबर दिया हुआ है 3 और y बराबर दिया हुआ है 4। ये देखना है जो सत्य है कि नहीं, दोनों का मान बैठा देना है। तो 5 गुने 3 - 2 गुने y के जगह पर 4 बराबर 7। इसको कर 5 × 15 - 4 दूनी 8 बराबर 7। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बराबर 7। इसका मतलब हल जो है इस समीकरण ही सही है, सत्य है, तो सही है। इसमें लिखेंगे तो हल सही लिख देंगे, सही है। ये जो समीकरण दे रहा था कि x - 1 में देने पर समीकरण सत्य है कि नहीं, तो 7 बराबर 7 है। इसका मतलब समीकरण सही है। अब देखेंगे इसमें 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है प्रत्येक समीकरण युग में ax + by + c बराबर 0 और dx + ey + f बटे 0 एक हल होता है। इसमें दे रहा है जो समीकरण है, जो समीकरण दिया हुआ है ax + by + c बराबर 0 और दूसरा समीकरण है dx + ey + f बराबर 0। ये दो समीकरण है, इसमें ए बी सी अचर मान है और ये चर मान जो हो गया एक्स वाई है। तो ये दूसरा समीकरण है, इसलिए दूसरा समीकरण में डी ई एफ है, ये जो अचर मान है। जैसे इसमें किसी में हम लोग इसका पहला समीकरण में ए बी सी जैसे लिखे तो दूसरा में भी ए बी सी रहता है, लेकिन इसमें ए बी सी 1 हो जाता है और इसमें ए बी सी 2 हो जाता है, 2 2 हो जाएगा। तो इसका हल कह रहा है कि केवल एक हल होगा। केवल एक हल वही होता है, केवल एक हल वही होगा जैसे a/d बराबर नहीं है। केवल एक हल कहने का मतलब इसका समीकरण अगर हम लोग मान निकालेंगे, केवल एक हल वही होता है जो a/d बराबर नहीं है b/e के। इस समीकरण में बराबर नहीं है तब केवल एक हल होगा, जबकि इसमें मान नहीं दिया हुआ है, अचर मान का कोई मान नहीं है, इसका कोई भी समीकरण हल हो सकता है। इसलिए जो 2 का दिया हुआ है गलत है। इसका मान हल का हम लोग जानते हैं कि a/d, जैसे पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण। पहला समीकरण का अचर मान जो होगा बट्टा में दूसरे समीकरण का अचर मान, उससे हम लोग हल निकालते हैं। जैसे इसका a/d बराबर b/e बराबर c/f, सबका अचर मान है। पहला समीकरण का हल अचर मान ऊपर में है और बटे नीचे दूसरे जो है समीकरण का उसका अचर मान है, लेकिन अचर मान यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जो एक हल उसी का होगा जिसका a/d, अगर हल इसका निकाला जाए समीकरण में a/d बराबर अगर नहीं है b/e के, अगर हल निकालेंगे तो ये अगर होगा तब ही केवल एक हल होगा। जैसे a/d बराबर नहीं रहेगा b/e के, तब केवल एक हल होगा और अविरोधी होता है युग्म का नाम। अगर तीनों बराबर हो जाता है समीकरण, उसको अनगिनत हल होते हैं। हल की संख्या कितना है तो अनगिनत है और उसको युग्म का नाम रहता है आश्रित। अगर एगो शुरू वाला बराबर रहेगा, बाद वाला जो अगर बराबर नहीं है c/f b/e बराबर नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसको विरोधी कहा जाता है। 3 गो मात्र फॉर्मूला इसको याद रखना है। अगर ये तीनों बराबर है, अगर हल में अगर बराबर तीनों है तो इसको अनगिनत हल होगा, इसका हो जाएगा अनगिनत। अगर इसमें इसका हो जाएगा अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। और दूसरा आश्रित कहा जाएगा इसको। अगर इसी में अगर समीकरण बना रहे हैं, इसमें अचर मान की जगह पर मान दिया हुआ है, अगर बना रहे हैं, अगर इसमें ये बराबर मान के चलते, ये शुरू वाला बराबर हो गया ये दोनों और ये बराबर नहीं हुआ, उसको कोई हल नहीं होगा इसका और विरोधी कहा जाएगा। इसका कोई हल नहीं होगा अगर इस टाइप की अगर आता है आंसर में। तो अगर इस टाइप से नहीं आके अगर इस टाइप से आता है a/d बराबर नहीं है b/e के, तब उसका केवल एक हल होता है और उसको अविरोधी कहा जाता है। लेकिन यहाँ जब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें अचर मान में कोई मान नहीं है,
ए और बी या सी के जगह पर कोई मान नहीं है, इसका मतलब जो दे रहा है कि एक हल होगा तो ये गलत है, इसका हो जाएगा आंसर में होगा गलत। दूसरा अब देखना है इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है दो का तीसरा में है अविरोधी समीकरण युग में a1 प्लस एक्स प्लस b1y बराबर c1 बराबर a2 एक्स प्लस b2y बराबर c2 का केवल एक हल होता है। ये भी उसी तरह का है, केवल एक हल होता है, ये भी गलत है। उसी तरह से समीकरण है इसका, जैसे a1 एक्स प्लस b1y बराबर c1 और a2 एक्स प्लस b2y बराबर c2। इसको समीकरण को फिर अगर हम लोग इसी तरह से यहाँ ले आएंगे बराबर की इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। इसका भी अचर मान नहीं दिया हुआ है, ये पहला समीकरण है इसलिए 1 1 है, a1 b1 और c1। दूसरा समीकरण है तो a2 b2 c2, तो इसमें कोई मान ही अचर मान के जगह पर कोई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इस समीकरण के हिसाब से होगा। लेकिन केवल एक हल होगा, जब इसको हल करेंगे तो बराबर नहीं होगा, तभी इसको एक हल होता है। एक हल होगा तो इसको बराबर नहीं होगा। अभी यहाँ इसमें अचर मान में नहीं दिया हुआ है, अचर मान इसमें कुछ नहीं है, इसलिए इसका बता रहा है कि इसका बराबर नहीं है। और इसमें दिए हुए हैं यहाँ, लेकिन एक चीज दिया हुआ है 3 का कि केवल एक हल होता है। इतना जो है अविरोधी समीकरण युग में, अविरोधी जो समीकरण दिया हुआ है अविरोधी समीकरण युग में, तो यहाँ जो है ये सही हो जाएगा। इसमें केवल अविरोधी समीकरण दे रहा है कि युग्म का नाम है अविरोधी। जब अविरोधी है, यहाँ मान नहीं दिए हुए है, अविरोधी है उसका केवल एक हल होता है। ये तो क्वेश्चन फार्मूला में ही है कि अविरोधी होगा, अविरोधी है, इसका मतलब उसका केवल एक हल होगा। वही दे रहा है क्वेश्चन 3 में कि अविरोधी है तो उसका केवल एक हल होगा, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा। आंसर में हम लोग इसको सही लिखेंगे, क्योंकि दे रहा है कि अविरोधी समीकरण युग में है, ये अविरोधी है, मतलब इसका हल जो होगा उसी तरह से होगा। इसको a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, ये बराबर नहीं होगा। तो इसका दे रहा है अविरोधी समीकरण है तो केवल एक हल होगा। ये फार्मूला में ही है कि अविरोधी अगर है तो उसका केवल एक हल होगा। वही प्रश्न में दे रहा है कि अविरोधी है तो उसका केवल एक हल होगा। तो इसका मतलब सही है, जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके हिसाब से ये सही है कि अविरोधी है, इसलिए उसका एक हल होगा। चार में दिया हुआ है इसका 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 2x प्लस y बराबर -2 कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इसमें दिया हुआ है समीकरण पहले हल करेंगे। क्वेश्चन है 4 का 3x 4 का है 4x प्लस पी वाई बराबर -8 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर -2 दिया हुआ है। इसको अलग, इसमें अगर मान बैठाते हैं तो a के जगह पर जो x का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, इसका y का गुणांक होगा वो b का मान होगा, c होता है, a b c हो गया, इसमें d e f हो गया। इसको अब हल करेंगे तो इसको मान अगर निकालते हैं तो a के जगह पर हो गया 4, b के जगह पर हो गया p, b बराबर हो जाएगा p और c बराबर हो जाएगा -8। इधर भी अगर इधर कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, इसमें भी प्लस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस साइड में भी है तो माइनस में लिखेंगे फिर कट जाएगा। फिर d के जगह पर हो जाएगा d बराबर हो जाएगा
डी के जगह पर 2 और ई के जगह पर हो जाएगा 2, डी के जगह पर है 2 और ई बराबर भी है 2 और एफ बराबर हो जाएगा -2। इतना मान दिया हुआ है। और द्वितीय हल तब होगा जैसे ए बटे डी बराबर नहीं होगा बी बटे ई के। अद्वितीय हल तब होता है जैसे फॉर्मूला में दिया हुआ अद्वितीय हल तब होता है जैसे ए बटे डी बराबर नहीं होगा बी बटे ई के, तो अद्वितीय हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। ये में दे रहा है कि अद्वितीय हल है, जो समीकरण है इनमें दिए हुए है कि जो 4 का है ये इतना मान है जो अद्वितीय है। 4 के अतिरिक्त पी के सभी मान अद्वितीय है। 4 के अतिरिक्त मतलब 4 छोड़ के, तो इसमें अब इसको देखना है चेक करके। इसको अगर हम लोग मान बैठाते हैं सबका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान बैठाएंगे ए के जगह पर 4, डी के जगह पर 2 बराबर बी के जगह पर है पी और बटा में हो जाएगा ई के जगह पर है 2। अब इसको अगर हल करते हैं, इसका अगर काटेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 2 दूनी 4 कर जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 बराबर पी बटे 2। अगर गुना इसको पी बटे 2 हो गया, ये 2 बराबर पी बटे 2 हो गया। अब इसको हम लोग बराबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ जो अगर हल करेंगे तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये p बराबर हो जाएगा 4, p बराबर 4 होगा। लेकिन इसमें कह रहा है क्वेश्चन में इसको छोड़ के p बराबर 4 है, इसमें कह रहा है कि p के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युग्मत समीकरण इतना अद्वितीय है, मतलब कोई बराबर नहीं हो। सिर्फ यही है जो डालने पर ही बराबर हो रहा है। फार्मूला पर ए बटे डी बराबर बी बटे ई, तो इसका मान p बराबर 4 और इसमें कह रहा है कि इसके छोड़ के सब अद्वितीय है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो सही है। इसमें कोई भी मान अगर बैठाते हैं 4 छोड़ के, तो इसका मतलब है कि बराबर नहीं होगा। वो दे रहा है कि अद्वितीय है। बराबर अगर नहीं होगा तो अद्वितीय है, तो इसका मतलब कथन जो है सही है। p के अगर 4 मान बैठाते हैं तो ये इस तरह के नहीं होता है, उसमें बराबर आ रहा है 4, तो उसमें अद्वितीय नहीं होगा। लेकिन 4 को छोड़ के सभी मान के लिए अद्वितीय है। इसका जो p बराबर जो 4 के छोड़कर सभी मान हो सकता है, तो क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से हम इसमें सही भरेंगे। जो क्वेश्चन में दे रहा है सिर्फ p बराबर आ रहा है 4, जैसे p बराबर आ रहा है 4 और उसको छोड़ के कह रहा है कि सभी मान अद्वितीय। अगर इसमें कोई भी मान अगर बिठाते हैं p के जगह पर, अगर कोई भी मान बिठा देते हैं, जैसे p 4/2 है बराबर p के जगह पर अगर कोई मान बिठा देते हैं, जैसे 3 ही बैठा दिया, यहाँ 2 बैठा दिए p के जगह पर, तो इसको 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 तो कट ही जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर 3, तो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें दे रहा है कि अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय है, तो इसमें दे रहा है कि 4 सिर्फ 4 छोड़ के सब है अद्वितीय, इसलिए इसका सही भराएगा। इसमें 4 में सही आंसर हो जाएगा 2 का चौथा नंबर। अब 3 इसका देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में है समीकरण 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है, तो a और b का मान बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ 3x प्लस ay बराबर 1, 3x प्लस ay बराबर 1। दूसरा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर 2। अब इसका मान रखने पर डायरेक्ट मान इसका रख देते हैं, तो इसमें हो जाएगा 3 गुने x के जगह पर 1 प्लस a y के जगह पर 2 बराबर 1। इसमें गुना करेंगे तो 3
3 हो जाएगा प्लस 2a बराबर 1, तो 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3, तो 2a बराबर हो जाएगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/2, गुना वाला इधर बट्टा में जाएगा, तो a बराबर हो गया 1। यहाँ माइनस है, ये -3 है तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस a बराबर निकल गया -1। और एक और समीकरण दिया हुआ है, एक और समीकरण है इसमें bx माइनस 2y, और में दिया हुआ है bx माइनस 2y बराबर 3। अब इसमें मान x y का मान अगर बैठाते हैं, x मान का बैठाएंगे तो b गुने x के जगह पर 1 माइनस 2 गुने y के जगह पर 2 बराबर 3 है। अब इसको हल करेंगे तो b हो जाएगा, b में 1 से गुना करेंगे तो b माइनस 2 दूनी 4 बराबर 3, 4 बराबर 3 है। अब इधर b बराबर हो जाएगा 3 जोड़ इधर माइनस वाला इधर जाएगा प्लस b बराबर हो गया 7, b बराबर 7 निकल गया। और a बराबर निकला हुआ है -1। यही आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का है। अब 4 का हम लोग हल करेंगे। 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है। समीकरण 4 में है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। x प्लस वाई के ये दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे वो देना है। x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसमें मान किसी का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसका जब इसमें मान नहीं है तो कोई भी मान बैठा सकते हैं। जैसे x या y का किसी का मान अगर बैठाते हैं, चाहे y का मान ही बैठाएंगे, y का मान अब जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान सकते हैं इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 किसी तरह से जो भी संख्या है उसमें मान बैठा के देंगे कि कितना हल बता रहा है कि होगा, तो कितना इसमें जितना मान बैठाएंगे उतना हल हो जाएगा। इसमें अगर मान बैठाते हैं, अगर y के जगह पर अगर मान लेते हैं y के जगह पर अगर x 0 रखे तो x प्लस 0 बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 6। अब x प्लस y के जगह पर रखते हैं 1 तो बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह से जितना मान रखेंगे, इसमें बता रहा है जब इसमें मान नहीं दिया हुआ है तो इसका होगा अनगिनत हल। जब जो मान जितना मान रखेंगे, जो मान रहेगा उसके हिसाब से बनते जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनगिनत हल 4 का। इसमें आंसर में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा अनगिनत हल। जो भी मान रखेंगे उसके जब मान नहीं है, जो मान मानेंगे उसके हिसाब से होगा, तो इसलिए इसका अनगिनत हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग इसका प्रश्नावली 2A का 5 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 5 नंबर है, 5 में है दिया हुआ प्रश्नावली 2A का 5वां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे वह समीकरण। इसमें दिया हुआ वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है उस समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर केवल एक हल होगा वो कौन समीकरण कहलाएगा? 5 का पहला है, 5 का पहला है, अगर केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा वो अविरोधी होता है। फार्मूला में ही दिया हुआ है, खाली जगह में उसमें भराएगा अविरोधी। अगर केवल एक हल होगा उसका युग्म का नाम हो जाता है अविरोधी। 2 नंबर है ये 5 का दूसरा नंबर, 5 का दूसरा नंबर है, उसमें दे रहा है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल न हो उस समीकरण क्या कहलाएगा? जिसका कोई हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं होगा
कोई हल नहीं होगा उसको विरोधी कहा जाता है। इसका कोई हल नहीं है, जैसे अगर एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है तो उसमें कोई हल नहीं है तो उसको कहा जाता है विरोधी। तो इसका विरोधी भराएगा, 5 का दूसरा नंबर में विरोधी भराएगा खाली जगह में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 6 में है दिया हुआ, यदि 6 का है पहला है युगपत समीकरण 2x + 3y = 8, 4x + 6 = 6y = 7 के कितने हल होंगे। कितना हल होगा इसको देखना है। कि क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, इसको पहले हम लोग हल करेंगे। इसमें समीकरण दिया हुआ है, समीकरण पहले लिखेंगे 2x, इसमें दिया हुआ है 2x + 3y = 8। दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 7। यह समीकरण दिया हुआ है, 6 का पहला है। इसको पहले हल करेंगे हम लोग। हल करेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो चर मान है यह अचर मान है। अचर मान में पहला समीकरण का बटा में दूसरा समीकरण का लिखते हैं। ये सब a b c के जगह पर इस सब का मान पहले लिखेंगे। a के जगह पर हो जाएगा a = 2, b = 3 और c = 8। d के जगह पर 4 हो जाएगा, जो अचर मान है वही सिर्फ लिखते हैं। और e के जगह पर हो जाएगा 6, f के जगह पर हो जाएगा 7। ये सब मान लिखा गया। इसमें जो 6 का है, अब इसमें हम लोग हल करेंगे इसका। तो होता है फार्मूला में a/d बराबर b/e बराबर में c/f। अब सबका मान बैठा देंगे। इसका सबका मान बैठाएंगे तो a के जगह पर 2 बटा में d के जगह पर 4 बराबर में b के जगह पर 3, उसके बाद 6 बराबर में c के जगह पर 8 और बटे में f 7 है। अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8/7। अब इसका अगर हम लोग मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 और ये 7/8। इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा। यहाँ बराबर 7/8 ही बराबर नहीं होगा, इस बटा में 7 है। तो ये इस तरफ से अगर फार्मूला आता है तो इसका हम लोग कहते हैं, अगर इस तरह से आया तो इसमें अगर फार्मूला आ गया कि a/d बराबर है b/e और c/f बराबर नहीं है, उसको हम लोग लिखते हैं कि कोई हल नहीं होगा। वही इसमें कहता है कि कौन हल होगा, सो देखना है, उसमें लिखना है। तो इसमें आंसर में हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कि कोई हल नहीं है। ये विरोधी हो जाएगा और कोई हल नहीं। इसमें आंसर में हो जाएगा कोई हल नहीं। 6 का पहला, इसमें आंसर में हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं। और दूसरा देखेंगे 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 6 का दूसरा में है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर में छठा का, इसमें समीकरण दिया हुआ है x + 2y -8 = 0 और 2x + 4y 2x + 4y = 16। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको चेक करना है जी कौन युग्म है, उसको से चेक करना है। जो कितने हल होंगे सो इसको चेक करना है। कितने हल चेक करने के लिए सबका मान पहले लिखेंगे a/d। a के जगह पर 1 है, जो इसका जो चर मान में जो एक में 1 छिपा हुआ है, 1/2 हो जाएगा। या मान भी इसका लिख सकते हैं हम लोग, ABCD पहले लिख के तब लिखेंगे। अगर मान लिखेंगे तो a के जगह पर हो जाएगा 1, b के जगह पर हो जाएगा 2, c के जगह पर हो जाएगा -8 और d के जगह पर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2, e बराबर हो जाएगा 4,
एफ बराबर हो जाएगा, इसमें भी 16 इधर है, इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। ये दोनों माइनस है, फिर कट जाएगा बटा में। अभी बटा लिखेंगे तो ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे एफ। इस पर इसको मान बैठाएंगे, मान बैठाने के बाद ए का मान रखेंगे 1/2 बराबर हो जाएगा बी का मान 2/4 बराबर हो जाएगा 8/16। दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 है तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 8 दूनी 16। इसमें देख रहे हैं कि तीनों समीकरण इसमें जो है तीनों बराबर हो रहा। इसमें जो है इसका 1/2 इसका भी हो गया, इसका भी 1/2 हुआ, बराबर में 1/2, इसको भी बराबर में 1/2। अगर तीनों अगर बराबर है समीकरण, उसको हम लोग कहते हैं कि अनगिनत हल होगा। हल में कितना संख्या होगा? अनगिनत हल होगा। अगर तीनों बराबर है, तीनों बराबर आ रहा है, तो इसका अनगिनत हल होगा। सेकेंड में तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। अब 6 का तीसरा हम लोग चेक करेंगे। इसी तरह से चेक करना है, जो कौन संख्या कितना हल होगा उसको अगर चेक करना है तो इसी तरह से मान का पहले बिठा के पहले हल करेंगे। तो तीसरा नंबर में समीकरण को चेक करेंगे। तीसरा में दिया हुआ है समीकरण 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 7 और 6x + 5y बराबर 11 दिया हुआ है। तीसरा समीकरण इसमें दे रहा है कि कितना हल होगा, ये चेक करना है। तो ए बी सी डी सब इसका मान रखेंगे। ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 3, सी बराबर हो जाएगा 7, डी बराबर हो जाएगा 6, ई बराबर हो जाएगा 5, एफ बराबर हो जाएगा 11। यहाँ दिया हुआ है जो अचर मान है उसी को लिखते हैं। यहाँ जो ये चर मान के गुणक में जो रहेगा वही अचर मान होता है। अब इसको फार्मूला पर बैठाएंगे, ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे एफ। जो पहला समीकरण का है बटा में दूसरा समीकरण का सबका मान बैठा देंगे। मान बैठाएंगे तो ए बटे डी हो जाएगा 2/6 बराबर 3/5 बराबर 7/11। अब इसमें सब काटने वाला है कि नहीं देखते हैं। तो एगो शुरू वाला कटेगा, 3 दूनी 6। अब इसका मान अगर रखते हैं, इसको लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 हो गया। अब ई हो गया 3/5 बराबर 7/11। अब 1/2 ये बराबर यहीं से बराबर नहीं, यही जैसे 1/2 है, 3/5 है, यहीं से ही बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर फर्स्ट वाला अगर बराबर नहीं है तो इसमें हम लोग फर्स्ट में अगर बराबर नहीं रहता है तो उसको लिखते हैं, शुरू में अगर बराबर नहीं है तो उसको लिखते हैं कि केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। यही हो जाएगा यहाँ आंसर इसका, केवल एक हल होंगे। यही हो गया 6 का तीसरा नंबर का था।